हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल सभी को। स्वागत है आप सभी का MPPSC ज्ञानदूत ऐप पर। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे पिछले वीडियोस पर इतना प्रेम दिया, क्योंकि हमने वास्तविकता आपको बताई और उसके बाद सभी कोचिंग वाले और बाकी इंस्टीट्यूट भी उस पर वीडियोस बनाने लग गए। उस पर अभी तक 750 से ज़्यादा कमेंट्स, 1200-1300 से ज़्यादा लाइक्स और 40,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। आपको जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पर ऊपर आपको भी सजेशन में आएगा, आप उसको ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको टॉपिक पर जाने से पहले बता रहा हूँ। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले 6-7 दिन में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जिसमें पहली बात ये कि अभी तक आपने लोगों से सुना होगा मेरे 180 आए, मेरे 185 आए। लोग उन मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, कोचिंग वाले मनगढ़ंत बातें अपने प्रमोशन के लिए बता रहे हैं। मैंने एक 5 से 6 दिन के लिए एक सर्वे करवाया, जिसमें जो बच्चे 180 से ऊपर जेन्यून लेकर आए हैं, मैंने उनकी A to Z डिटेल मांगी है। विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा ऐसे कितने बच्चे हैं 180 से ऊपर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मैं आपके लिए जो अभी छात्रावास अधीक्षक का पद आने वाला है उस पर भी पूरी डिटेल देने वाला हूँ। उसका बैच वेच अभी कहीं लेना मत, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है क्या पढ़ना है, फंस जाओगे। तीसरी बात, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 31 सीट नहीं है अनरिजर्व्ड में। ये बात भी ध्यान रखना है, क्यों नहीं है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, मैं आपको वास्तविक बात बताऊंगा, चाहे वो अब आपको अच्छी लगे ना लगे, वो तो फिर आपको पता ही है, बाद में सही हो ही जाती है। फिर आपको जो अपने मन से सोचना है वो आप सोच सकते हो। मैं तो वास्तविकता वाली बात बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आप दूसरी कुछ तो भी बकवास बातों से फंसोगे नहीं, ना आपके मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे। एकदम ऑथेंटिक बात, क्योंकि सब जगह व्यूज़ के चक्कर चल रहे हैं, थंबनेल में कुछ और, अंदर कुछ और बातें, कोर्स बेचने के लिए और आपको बरगलाने के लिए ये सभी चीज़ें चल रही है। मेरी बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको पता है, मैं व्यूज़ के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता हूँ। आपने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो कब आया था, तो जहाँ मुझे जानकारी पता चलती है कि हाँ ये मुझे बच्चों को देना चाहिए, तो मैं वो आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो अभी हम आज बात करने वाले हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा भी या नहीं भी होगा। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर और परसेंटेज में क्या अंतर है, इससे आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो। एकदम एक्यूरेट तो नहीं लगा पाओगे, बट फिर भी लगा पाओगे। अभी तक देखो, आप सभी बच्चों ने देखा, मेरी ये एक मिनट मेरी बात को सुनना, आगे बढ़ा के करोगे तो आपको कोई आनंद नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि कट ऑफ वाले वीडियोस, परसेंटाइल कैसे निकलेगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसे 5-5, 6-6 मिनट के तो आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, समझ में कुछ नहीं आया होगा। एक बार इस वीडियो को पूरा 1-1 मिनट देखना, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तसल्ली में आ जाओगे और आप टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, मैं इस पर बहुत रिसर्च कर आपके सामने लेकर आया हूँ इसको। ऐसा ही नहीं कि बस आया और कुछ भी बकवास कर दी और बस काम खत्म, नहीं, बहुत ईमानदारी से मैं आपके लिए काम करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। रात में सोते समय देख लेना, ईयरफोन लगा के, फ्री हो तब देख लेना, काम करते करते देख लेना, लेकिन देख लेना, समय बच जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या बातें चल रही है। मार्केट में ये बातें चल रही है, अरे अब तो परसेंटाइल स्कोर आ गया है, अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ऐसी बातें चल रही है। परसेंटाइल स्कोर पर सिलेक्शन हो जाएगा, सब बकवास बातें हैं। उसका रीज़न ये है कि लोगों ने अभी तक पीईबी का जो फॉर्मूला देख लिया है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो नहीं देखा है। तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंचाना अपना लक्ष्य है ही नहीं। मैं आपको सब बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन होना है या नहीं होना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो सामने आपके है ये 180 से 185 वाले बच्चे आपको खुश नहीं होना है ज़्यादा। ठीक है, और 165 से 170 वाले या 160 वाले आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना है। यही पूरा फंडा है और यही पर सब कुछ चल रहा है। यही आपको अंत में बता देगा वास्तविकता क्या है, क्यों है, और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे, लेकिन उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना रहेगा। ठीक है, तो ये ना ज़्यादा खुश हो, ये ना ज़्यादा दुखी हो। ठीक है, बिल्कुल आपको ईमानदारी से रहना है। आपने अपनी मेहनत करी, वो आपको मिल गए, बाकी भगवान के ऊपर या फिर हम बोल दें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है।
कुछ भी आप बोल सकते हो, भगवान साथ है तो नॉर्मलाइजेशन आपके हक में ही होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ बातें बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, किसी बच्चे के एक शिफ्ट में, है ना, मैं पूरी A to Z बात बताऊंगा आपको, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे क्या होगा। बस एक सेकंड मुझे एक ब्लैंक पेज ले लेने दो, है ना। देखो मान लो एक शिफ्ट है कोई सी, उस एक शिफ्ट में किसी बच्चे के 180 नंबर आए। ठीक है, एक बच्चा है उसकी एक कोई सी दूसरी शिफ्ट में 160 नंबर आए। ये बेस है आपके सिलेक्शन का, समझ लेना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, मजे आ जाएंगे आपको सुन के। ठीक है, बताओ अगर मैं इस बच्चे से पूछूंगा कि शिफ्ट आसान थी या कठिन, क्या ये बोलेगा आसान थी? कोई बच्चा अगर उसको कठिन प्रश्न भी, कठिन या आसान शिफ्ट है कोई पूछेगा तो उसके 180 नंबर आए, वो बोलेगा क्या कि आसान थी? नहीं, क्यों? क्योंकि उसको डर है और आसान हो गई तो मेरे तो नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं बोलेगा। एक बच्चा जिसके कम नंबर आए हैं वो क्या कभी बोलेगा आसान शिफ्ट थी? नहीं बोलेगा। तो याद रखिएगा, आपके बोलने से और मेरे बोलने से या किसी कोचिंग संस्थान के किसी टीचर के बोलने से कोई शिफ्ट आसान या कठिन नहीं होने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो कभी बोलेंगे नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे, हम कैसे बोले, बाकी कैसे बोले? जो बोल रहे हैं वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अपनी शिफ्ट को कठिन बोले, आसान बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ छुपा है। यही से फंडा शुरू होता है। देखो कुछ बातें फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट बनने से पहले, अच्छा कमेंट में मैसेज करके ज़रूर बताना जो ईमानदार बच्चा देख रहा है। ईमानदार से ही अपन उम्मीद करते हैं, बाकी तो करे नहीं करे, है ना। ज़रूर करके बताना ताकि मैं आपके लिए आगे वाली वीडियो में भी इतनी मेहनत करके आऊँ। ठीक है, देखो जब आपने अपना पेपर 3 घंटे में दिया, आपको एक नंबर पर स्क्रीन पर नंबर दिखे होंगे जो आपको खुद से भरना होते हैं। ठीक है, उसको आपके रॉ मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ मार्क्स। ये कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो हर बच्चे को उस एग्जाम में जब वो देकर आया पेपर, उसमें जो नंबर है वो रॉ मार्क्स कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा रॉ मार्क्स। ठीक है, फिर एक होते हैं नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स आपको पता ही है कि हर शिफ्ट की कठिनाई स्तर अलग अलग होती है। ठीक है, हर दिन का स्तर अलग अलग होता है। किसी बच्चे को आसान शिफ्ट में भी कम नंबर आ सकते हैं और किसी को ज़्यादा आ सकते हैं, किसी को कठिन शिफ्ट में ज़्यादा आ सकते हैं, कम आ सकते हैं। तो ये जो असमानताएं हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए, इनको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और ये जो रॉ मार्क्स है ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर चेंज हो जाते हैं। जो भी शिफ्ट के स्तर, वो भी सब बताऊंगा आपको डिटेल में, वो डिपेंड करता है उस शिफ्ट और ओवरऑल शिफ्ट में। इतनी बात, अभी केवल शब्द का मतलब बता रहा हूँ। ये होते हैं रॉ मार्क्स और ये नॉर्मलाइजेशन। अब क्या आपका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से होगा? नहीं होगा। परसेंटाइल स्कोर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या सर नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर परसेंटाइल स्कोर क्यों? तो देखो, परसेंटाइल स्कोर में आपको समझा दूंगा ना, तो आप खुद बोल दोगे कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो होने ही पड़ेंगे। कैसे चलेगा इसके बिना काम? ये बुद्धि होगी तो समझोगे, है ना। चलिए देखो, परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या है, बहुत बेसिक से समझाता हूं, फिर अंदर डिटेल में चलेंगे। एक शिफ्ट में 1000 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा है उस शिफ्ट में जिसके सबसे ज्यादा नंबर है 185। तो इससे कम वाले कितने हो गए? 999। इसका परसेंटाइल स्कोर कितना हो जाएगा? 100 नहीं होगा कभी भी 100%, क्योंकि एक तो खुद ही है ना, तो कैसे हो जाएगा? 99.9%। बस यहां से सिलेक्शन होगा परसेंटाइल स्कोर में। तो आपकी शिफ्ट में आपके बराबर या आपसे कम
कितने बच्चे हैं या आपसे ज़्यादा कितने बच्चे हैं उस पर परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। फिर इसी प्रकार से ओवरऑल शिफ्ट में परसेंटाइल स्कोर निकलेगा, फाइनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलो अभी इसको और अच्छे से समझाता हूँ शिफ्ट के रूप में। देखो ये मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी मैंने कि रॉ मार्क्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होते हैं, ये सबको पता है। परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइजेशन, तो ये बहुत सीधी सी बात यहाँ पर बोल रहा है कि परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइजेशन का उपयोग उन परीक्षाओं में किया जाता है जहां पर एक से अधिक शिफ्ट होती है। ठीक है, अब इस प्रक्रियाओं में उम्मीदवार के रॉ मार्क्स जो है उनको परसेंटाइल स्कोर में बदलकर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकाले जाते हैं और फिर शिफ्ट के उम्मीदवार को समान स्तर पर दे दिया जाता है। अब बताओ, मैंने आपको बोला कि परसेंटाइल स्कोर से सिलेक्शन होगा, तो भैया एक व्यक्ति रॉ मार्क्स लेकर आया 185 नंबर और उसका परसेंटाइल स्कोर निकल गया 99.9%, तो ऐसे तो फिर सबका निकल जाएगा। तो रॉ स्कोर तो परसेंटाइल स्कोर में यूं ही चेंज हो जाते हैं या कर सकते हैं, इससे स्तर कहां समान हुआ, कठिनाई और आसान वाला स्तर लोगों को, बच्चों को बराबर कहां लेके आ गए हम, रॉ मार्क्स से परसेंटाइल स्कोर सीधा सीधा निकल सकता है, कहां हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर भी आप बेसिक समझ गए। अब देखो व्यापम की वेबसाइट को अगर आप खोलोगे ना तो ये है मेन, है ना, कहां गया भैया वो मेन, ये व्यापम की जो वेबसाइट है उसमें बच्चों ने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन फॉर्मूला पढ़ने से पहले ये है मेन मुद्दा, यहां व्यापम के फॉर्मूले के ऊपर कुछ बात लिखी थी। ठीक है, NEP टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, और यही टेक्निक से आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, इसी को फॉलो करेगा व्यापम। ठीक है, कैसे NEP टेक्निक क्या है, नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग टेक्निक, याद रखना। अब स्केलिंग क्या है आपको पता है, अभी एक वन रक्षक का पेपर हुआ था जिसमें एक बच्चे के नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़कर 100 नंबर का पेपर था, 101 नंबर आ गए। तो अब किसी को 101 नंबर ना आए इसके लिए स्केलिंग कर दी जाएगी, कम ही रहेंगे। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। NEP टेक्निक का यूज होगा, नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग। इसमें 3 तरह की प्रोसेस निकाली जाएगी। 3 तरह की प्रोसेस कैसे, तो आप समझो। सबसे पहले तो एक बच्चा है, वो बच्चा गया पेपर देने के बाद उसको अपने नंबर दिख गए, वो कौन से नंबर थे, रॉ मार्क्स थे, मैंने आपको बता दिए। अब उस रॉ मार्क्स से क्या होगा, उस रॉ मार्क्स से निकाला जाएगा परसेंटाइल स्कोर हर छात्र का, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपसे कम या आपके बराबर स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, कैसी है, उस पर परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। अभी आगे और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, क्योंकि रॉ मार्क्स को परसेंटाइल स्कोर में तो चेंज कोई भी कर देगा। अगर आपको बच्चों की संख्या और सब पता है, उससे स्तर कहां बराबर हुआ, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इक्वी परसेंटाइल मैपिंग के जरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी शिफ्ट के अंक जो है समान स्केल पर लेकर आ जाएंगे। कैसे, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और अंतिम परिणाम एक संतुलित परिणाम होगा, निष्पक्ष स्कोर होगा और सभी शिफ्ट के छात्रों को बराबरी के स्तर पर वो लेके आ जाएगा। तो NEP टेक्निक का यूज किया जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको पता है मैंने जब सुप्रिया का सेशन करवाया था तो स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने बोला था, परसों 3 प्रश्न आए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों आपसे वो मीन पूछ रहा है, हर पेपर में, हर शिफ्ट में क्यों आपसे वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है। इसी से आपका रिजल्ट बनेगा, इसी से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इसीलिए वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 तरह की यहां पर काम होंगे। ठीक है, अब देखो
कट ऑफ जो है ना बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, वो बातें भी मैं आपको बता देता हूं। जो लोग आपको अभी कट ऑफ बता रहे हैं ना वो मूर्ख है। आप बोलोगे सर आपने भी तो पहले बताया कट ऑफ, है ना? तो देखो मैंने जो कट ऑफ बताया है वो क्या बताया है, मैंने आपको बस ये बोला है कि इतने तक की उम्मीद है, ठीक है? वो भी मैंने अधिकतम बताया आपको। लोग जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फलाना ढिमकाना सब बता रहे हैं। अरे भैया अभी जब तक आपको शिफ्ट ही अभी पूरी नहीं हुई है, पेपर पूरे नहीं हुए, कितने बच्चे बैठे कितने नहीं बैठे कहाँ से बता दोगे? अंदाज़ा हो जाता है, कभी सही हो जाता है, कहीं बड़ा गलत हो जाता है। सही हो गया तो लोग उन बैंड बाजा बजा दें कि हमने बोला था। तो शिफ्ट जो है कट ऑफ की अभी चिंता मत करो, सब आगे आएगा। लेकिन मैं आपको वास्तविकता में एक ज़रूर बता दूंगा कि कैसे और क्यों उतना ही लगभग, ठीक है? देखो शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन किस बात पर डिपेंड करेगा या कट ऑफ किस बात पर डिपेंड करता है? टोटल बच्चों की संख्या, ठीक है, टोटल शिफ्ट की संख्या, टोटल बच्चे बैठे कितने, ठीक है, और टफनेस, इन सभी बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखो कुल अंक अपनी एग्जाम में 200 है, कुल 40 दिन परीक्षा हुई है। ये 40 दिन नहीं हुई है लेकिन मैंने फिर भी मान के रखा क्योंकि अभी बीच में 3-4 दिन पेपर नहीं हुए थे, तो 37 दिन के लगभग परीक्षा हुई है हर शिफ्ट में। तो लगभग 74 से 76 दिन पेपर हुआ है आपका, सॉरी 74 से 76 शिफ्ट में पेपर हुआ है, लेकिन मैंने ज़्यादा मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो समझने से मतलब है। 40 दिन पेपर चला है, कुल 80 शिफ्ट में परीक्षा हुई, कुल परीक्षार्थी कितने हैं? 5,93,000 मैंने पूरा ले लिया है। अब इसमें आप याद रखना 5 लाख के लगभग ही बच्चे प्रेजेंट वाले रहेंगे, उससे भी कम रहेंगे, लेकिन मैंने तो आपको समझाना है ना, इससे तो मैं तो रिजल्ट बनाऊंगा नहीं, आपको समझना है बस, ठीक है? तो ये तो सब वास्तविकता वाली बात है। अब हर शिफ्ट में औसतन परीक्षार्थी कितने बैठे, इस हिसाब से इसको जो है 5,93,000 को 80 शिफ्ट से माइनस कर दो, मतलब हर एक दिन 7,400 दिन 13 बच्चे, मतलब हर दिन 14 से 15,000 बच्चे बैठे एक शिफ्ट में, लगभग इतने बच्चे बैठे। अब अगर इतने बच्चे बैठे हैं तो हर शिफ्ट का स्तर अलग अलग हो जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। चले भैया, तो अपन ने डेटा मान के चले हैं। हम रो स्कोर की बात करेंगे और परसेंटाइल कैसे निकलेगा उसकी बात करेंगे। देखो ये एक शिफ्ट है, ठीक है, ये एक शिफ्ट है, टोटल 2 शिफ्ट लिए और हर शिफ्ट के 4 विद्यार्थी हमने लिए हैं, ठीक है, A1, A2, A3, A4, और इधर B1, B2, B3, B4, ये सभी एक ही शिफ्ट के हैं, ये सभी एक ही शिफ्ट में। एक A1 को पहली शिफ्ट में 175 आए, एक को 160 आए, एक को 140 आए, एक को 120 आए, ठीक है। ये बच्चा क्या बोलेगा, बहुत कठिन था पेपर। अरे भैया पढ़ो लिखो, बस उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई आसान बोलेगा, कोई कठिन बोलेगा, कोई ऐसा बोलेगा, कोई वैसा बोलेगा, है ना। नंबर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और एक आया 175, ये भी नहीं बोलेगा कि आसान है, ठीक है। इस 175 वाले बच्चे की इस शिफ्ट में रैंक कितनी है, 1 है, फर्स्ट है, ठीक है। कुल परीक्षार्थी कितने हैं, 7,500। तो 7,500 में से -1 डिवाइडेड बाय 7,500 इंटू 100, ये इसका परसेंटाइल स्कोर आ गया। एक बच्चा जिसके 160 नंबर है, इसकी शिफ्ट में रैंक 500 है, तो 7,500 माइनस 500 अपन 7,500, ये हो गया 93.3%। तो देखो आपके नंबर कम है लेकिन परसेंटाइल स्कोर बहुत है। समझे बात। अब ये है मेन मुद्दा। नंबर कम है ठीक है, परसेंटाइल स्कोर आपका कितना है यही डिपेंड करेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो इसी से होना है। 180 का 200 में से 180 90% होता है, 200 में से 180 90% होता है। यहाँ पर 160 नंबर लाने पर भी इसके 93 परसेंटाइल स्कोर निकल गए हैं। सेम इसी तरह से इनके भी हो गए, ठीक है। शिफ्ट 2 में एक बच्चा 170 नंबर पर है, फर्स्ट रैंक लेके आया, उसका 99.9% होगा, ठीक है। एक बच्चा 155 नंबर लेके आया, 600वीं रैंक है, 92.1%। इस प्रकार से सभी के हमने 8 के क्या निकाल दिए, परसेंटाइल स्कोर। ये हो गए हमारे रो स्कोर।
इसी से हमने कितने बच्चे इनसे बेहतर है, इससे कम बेहतर है या बराबर है, उस हिसाब से हमने परसेंटाइल स्कोर निकाल दिया। लेकिन सिलेक्शन तो नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल स्कोर निकला है ना, अभी ये नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर नहीं है। ठीक है, अब हर शिफ्ट का कठिनाई स्तर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इस सभी परसेंटाइल स्कोर अपनी अपनी शिफ्ट पे है ना, अपने अपने शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर में है। लेकिन अब इनको सभी शिफ्ट के लिए बराबरी पर लाना होगा, क्योंकि ये जो है ये आप अपनी शिफ्ट, ये व्यक्ति जो है ये अपनी शिफ्ट में टॉपर है, जरूरी नहीं है ओवरऑल टॉपर होगा, और अपनी शिफ्ट के अनुसार तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, परसेंटाइल स्कोर इसका इसके शिफ्ट में ऐसा है। अब हमको ओवरऑल शिफ्ट की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल शिफ्ट के लिए हमको मीन देखना पड़ता है और स्टैंडर्ड डेविएशन देखना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी तरफ से देख लेना, आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, मीन कैसे निकलेगा, फिर भी अगर आपको समझना है स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ते रहना। ठीक है, देखो यहां पर एक शिफ्ट जो है, मीन का मतलब यहां पर देख रहे हो आप, एक शिफ्ट 1 है, एक शिफ्ट 2 है और एक ओवरऑल शिफ्ट होगी। यहां पर मीन का मतलब क्या है, 130। यहां पर मीन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि शिफ्ट 1 जो है इसमें एवरेज मार्क्स 130 है। यही मेन बात है भाई, याद रखना है आपको। भी सबसे खतरनाक बात तो अब शुरू होगी, सिलेक्शन के पास पहुंचते जा रहे हो आप। शिफ्ट 1 का मीन मतलब एवरेज मार्क्स वहां पर 130 आ रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 मीन का मतलब क्या है, 125 मार्क्स यहां पर एवरेज आ रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल सभी शिफ्ट का मीन कितना हो रहा है, 128 हो रहा है। ठीक है, तो मीन का मतलब यह है, अभी मैंने आपको देखो यहां पर मीन लिखा भी है। ठीक है, ये देख लो, मीन और स्टैंडर्ड, देखो सभी छात्रों के स्कोर का योग और छात्रों की संख्या, ये आपका मीन निकल जाएगा। वहां पर मीन और एसडी ओवरऑल के लिए है और यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट में मीन और इन सभी का मतलब ये है कि आपके कितने मीन, कितना एवरेज मार्क्स आपके जा रहे हैं। ठीक है, तो 130 पहली शिफ्ट के हैं और दूसरी शिफ्ट के 125 है और ओवरऑल के 128। इस प्रकार से तो पेपर बहुत कठिन लग रहा है ना। भले 190 आ गए हो, भले 185 आ गए, 128 नंबर अगर एवरेज जा रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जा रहा होगा, लेकिन हम इसके हिसाब से मान रहे हैं, जा रहा है तो मतलब कठिन होगा पेपर। ठीक है, अब ये एसडी क्या है, नॉर्मल, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो इसको अभी हम समझते हैं। 2 मिनट का समय दीजिए। देखो आप सभी को पिछली बार का पेज याद है जिसमें इन सभी के रो स्कोर थे। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर भी आपको इनके पता चल गए थे। अब आप यहाँ पर देखो कि 128 क्या है ये ओवरऑल शिफ्ट का, 130 क्या है यहाँ पर, तो 130 उस शिफ्ट का, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मार्क्स किस प्रकार से बटे हैं, फैले हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर 175 नंबर है, यहाँ पर 160 नंबर है, 140 नंबर है, 120 नंबर है। इससे क्या पता चल रहा है, देखो इसके नंबर कम हो गए हैं, इसके नंबर कम हो गए हैं, इसके नंबर कम हो गए हैं, इसके नंबर कम हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, सभी के नंबर कम हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन में। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भैया आपकी शिफ्ट क्या थी, आसान थी, और आसान थी तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होंगे ही होंगे। भले आप अगर 100 नंबर लेकर आए हो तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि शिफ्ट कठिन थी, आप पढ़ाई नहीं की हो, सीधी सी बात है। ठीक है, और करे हो तो वहां जाकर डर गए, क्योंकि आप पेपर पूरा पढ़ने के बाद भी 3 घंटे आप वहां पर कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी मेन होता है। ठीक है, और आप देखोगे इस शिफ्ट के S2 के 170, 155, 135, 110, इन सभी के नंबर बढ़ गए, 175 हो गए, 161 हो गए, 139 हो गए, 111 हो गए। मतलब शिफ्ट 1 के सभी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम हो गए, 175 से सीधा 167। ये अवश्य देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, आपके रिजल्ट में। और इन शिफ्ट के सभी बच्चों के नंबर बढ़ गए, 170 से 75 हो गए, 155 से 161 हो गए। ये याद रखो, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं,
एज इट इज वहां पर होगा आपका एग्जाम में, फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, अब इस प्रकार से इनको स्केलिंग कर कर परसेंटाइल स्कोर निकला, अपना रॉ मार्क्स निकला और अब नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो पहली स्टेज क्या थी, शिफ्ट रॉ मार्क्स को हमने परसेंटाइल स्कोर में बदल दिया, ओके हो गया। लेकिन अब हमको नंबर को नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा, और ये अब क्या हो गया, ये सब उस शिफ्ट के, दोनों शिफ्ट के क्या हो गए, नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब अगर दोनों शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन हो गया तो हमको सभी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा। आप यहां पर देख लेना है ना, यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मीन, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में छात्रों की संख्या, बहुत सारी चीजें निकल कर यहाँ पर रखती है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, अब जब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन निकल कर आ गया, अब जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, इसी प्रकार से ये जो दिख रहा है ना आपको यहां पर, इसी प्रकार से अब जब ये इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हो गया, इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हो गया, फिर देखा जाएगा ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज। ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज देखने के बाद ये नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। सिंपल सी बात यहां पर निकल कर आ रही है। ठीक है, फिर निकल आएगा, फिर आएगा भैया इक्वी परसेंटाइल मैपिंग, मतलब अब जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसके अनुसार आपका नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल मार्क्स निकल कर आएंगे। ठीक है, अब उस पेज पर देख के आना कि कौन सा बच्चा किस स्थान पर खड़ा था, और अब नॉर्मलाइजेशन के बाद, परसेंटाइल स्कोर बनने के बाद वो किस जगह पर, स्थान पर खड़ा हो गया है, और उसका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो S2 S1 S1 S2 S1 ये सभी शिफ्ट चेंज हो गई, B1 A1 A2 B2 A3 B3 A4 B4, ये 8 बच्चे थे। पिछले पेज पर जाना, बैक करना वीडियो को, देखना इनके कितने नंबर थे रो मार्क्स, इनके नंबर कैसे चेंज हो गए नॉर्मलाइजेशन में, आगे वाला पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया। अब ये भी ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन पर, नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर में फिर एक व्यक्ति आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला ज्यादा नंबर वाले खुश ना हो, कम नंबर वाले दुखी ना हो। तो अब इसके 175.5 में ये ओवरऑल टॉपर है, ये भी इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से। आप देखोगे कि 136 नंबर का बच्चा, 136 नंबर लाया हुआ बच्चा, नंबर देखो 200 में से 136% कितना हो रहा है, देखो जरा। और लेकिन जब परसेंटाइल स्कोर देख रहे हो तो उसका 85% हो रहा है। यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि नंबर तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी शिफ्ट में कितना अच्छा किया है दूसरे बच्चों से, प्लस ओवरऑल शिफ्ट में आपने कितना अच्छा किया है ओवरऑल बच्चों से, वो डिपेंड करेगा। आपके नंबर कम भी है तो परसेंटाइल स्कोर आपका ज़्यादा हो जाएगा, वो डिपेंड करेगी बातें नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, नंबर कम है लेकिन परसेंटाइल स्कोर अच्छा खासा है, 139 वाले का 87% परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो 111 वाले 5 का इतना ही परसेंटाइल स्कोर है, 175 वाले का परसेंटाइल स्कोर 99.9% है, तो अंदाज़ा लगाना है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट, जो अपन ने शुरुआत से देखी। आप देख सकते हैं कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने बच्चों का नहीं होगा। तो B1 A1 A2 A2 B3 A3 A4 B4, बाकी बच्चे छड़ गए, देख लो आप। तो अब पहले नंबर पर जाना, पहली वीडियो में जाना, इससे पहले पीछे करना और रॉ मार्क्स वाले बच्चों के नंबर देखना, और अब इसमें आना और इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आप बच्चों के नंबर देखना, और फिर देखना वहां पर टॉपर कौन था और सिलेक्शन किनका हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि एक का भी नहीं होगा, उधर से होने वाला है, 50-60% होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से परसेंटाइल स्कोर से आपका सिलेक्शन होने वाला है। 100 की सीधी बात यहां पर निकल कर आती है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर B4 के 41.23% पर भी सिलेक्शन हो गया है ना। अब ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मेरा तो काम आपको समझाने का है कि कैसे सिलेक्शन के होगा आपका, कैसे मेरिट लिस्ट, कैसे फाइनल लिस्ट, कैसे परसेंटाइल स्कोर, कैसे नॉर्मलाइजेशन। वो बाकी वास्तविकता तो वही होनी है। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पहले आपके रॉ मार्क्स को परसेंटाइल स्कोर में चेंज किया जाएगा, वो आपको बता ही दिया है कैसे निकलेगा। फिर आपके शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा,
फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी शिफ्ट के मिला के नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा और परसेंटाइल स्कोर से आपकी फाइनल लिस्ट या मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, एक शिफ्ट है, उस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 160 आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स 160 आ रहे हैं। मैं आपको 1 अप्रैल की बात बताऊं, मुझे 25 बच्चों ने मैसेज किया 1 अप्रैल को, ये मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट है। एक भी ऐसा सिंगल बच्चा नहीं है जो मुझे 170 से नीचे दिखाओ। 170 से 180 के बीच में थे सब। इससे मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं कि 1 अप्रैल वाली शिफ्ट आसान हो सकती है, क्योंकि इससे पहले मुझे इतने तो नहीं दिख रहे थे, एक शिफ्ट में 1-2 दिख रहे थे। 25 से 30 बच्चे 170 से ऊपर, 170 से ऊपर। एक बच्चा मुझे अभी 190 वाला दिखा है, मैंने उसको पूरी डिटेल मांगी है उससे, तभी मैं भरोसा करूँगा, है ना। तो वो सब छोड़ो। तो अब हो सकता है बच्चे कमेंट कर दें नीचे कि अरे सर आप कैसे कह रहे हो, 1 अप्रैल को तो बहुत टफ पेपर था। मैंने क्या बोला, मेरे कहने से और आपके कहने से पेपर टफ नहीं होगा, ठीक है ना, आसान होगा। मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, अब बात को समझा करो। एक शिफ्ट में 160 नंबर एवरेज है और एक शिफ्ट में 140 नंबर एवरेज है। ठीक है, या 130 मान लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने कहने या आपके बोलने से कठिन आसान नहीं होगा, ये डेटा से ही सब कुछ होगा, क्योंकि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ सॉफ्टवेयर डेटा से निकालेगा ना। मेरे कहने से वहाँ जाके बोल दूंगा, आप बोल दोगे जाके, उससे तो कुछ होना जाना है नहीं, फोकट बोलना है ना। इनसे ही सब कुछ होगा। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर बच्चे लगभग इतने मार्क्स लेकर आए हैं, नंबर सबको ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब शिफ्ट आसान है। अगर शिफ्ट आसान है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स तो कम होंगे 100%। बस ये है कि जिनके ज़्यादा नंबर है उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे, और जिनके बहुत ज़्यादा नंबर ही कम आए हैं उनके भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे। ये फंडा रहता है। उसी प्रकार से 130 नंबर वाली शिफ्ट मतलब कठिन थी, टफ थी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स तो बढ़ेंगे भैया 100%। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर वाले के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि स्केलिंग कर दी जाएगी, कैपिंग कर दी जाएगी, और बहुत कम नंबर वाले के नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से शिफ्ट का आसान और कठिनाई का स्तर देखकर नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, और फिर अंत में सभी शिफ्ट का एवरेज निकाल दिया जाएगा कि सभी शिफ्ट को मिलाकर कितना एवरेज आ रहा है। अब सभी शिफ्ट को मिलाकर एवरेज ही 130-135 जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है परसेंटाइल स्कोर जो है बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा। तो हो सकता है 80% परसेंटाइल स्कोर पर भी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 95% परसेंटाइल स्कोर पर भी, परसेंट नहीं परसेंटाइल स्कोर पर भी सिलेक्शन ना हो, सब डिपेंड करेगा। तो आप केवल इन बातों को समझो कैसे क्या होगा, मैंने आपको सब बता दिया है। अब ना आप कट ऑफ के पीछे भागो, ना आप परसेंटाइल स्कोर के पीछे भागो, ना आप देखो किसका सिलेक्शन कैसे होगा। हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसके कम हो जाए, कैसे कम हो जाए, आपका सिलेक्शन अब नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंडेंट है। 185 है तो भी खुश मत हो, 160 है तो भी खुश मत हो। ये तो सोचना ही मत कि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भैया, ये नॉर्मलाइजेशन नाम की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। दुखी वाले को हंसा जाती है, हंसाने वाले को बेहतरीन रुला के चली जाती है ना। हमको नहीं मालूम आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, क्या पहले से सीट फिक्स है, हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन सब प्रक्रिया इसी प्रकार की अपनाई जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी को प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर दे के रखा हुआ है ना पूरा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये परसेंटाइल स्कोर, ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला जिसका यूज़ करेगा पीईबी, और स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना। और इसको भी मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है कि किस वे में किस प्रकार से क्या है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 3 से 4 बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर छान मारो नहीं मिलेगा। FSO की यूनिट 9 कल से शुरू कर रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अभी से पढ़ोगे आनंद आ जाएगा। कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो टेस्ट सीरीज़ ना तो कुछ। पढ़ लेना जितना दिया है, वरना जो बच्चे सुपरवाइज़र में गलती किए बाद में आए, लेट समझ में आया, वैसा फिर आप परेशान होगे और पछताओगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।